हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रॉमिस किया था, है ना, कि हम जो है एक टॉपिक एक पेज में डिस्कस करेंगे, है ना। एक पेज का शॉर्ट नोट्स भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। वो उस पहल का आज ये पहला दिन है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का विश्व व्यवस्था में स्थान। देखिए, हमारा मॉडल क्या रहेगा डिस्कस करने का, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये बेईमानी रहेगा इनिशिएटिव शुरू करने का, क्योंकि अभी पता ही नहीं चलेगा कि यूटिलाइज कैसे करना है, क्या रिलेवेंट है इसका, है ना। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के समक्ष, वो आता है इंटीग्रेशन का या कंसोलिडेशन का, है ना। कंसोलिडेशन का आपने भी चैलेंज फेस किया होगा कि आपने जो है ज्योग्राफी, है ना, या पॉलिटी मान लेते हैं, पॉलिटी जो है आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ी, ठीक है। लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लिया, फिर आपके क्लास नोट से पढ़ लिए, है ना। तीन सोर्सेस तो यही हो गए। फिर न्यूज पेपर से पढ़ लिया, ठीक है। फिर मान लीजिए एडिटोरियल कई लोग सुनते हैं, डिस्कशन वहां से कर लिया। अब इतना सारा कर लिया, लेकिन क्या आप आंसर लिखेंगे तो सारा कुछ रिवीजन करेंगे एक साथ? नहीं, शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए हमारे पास, है ना, प्रत्येक टॉपिक का। तो ये जो पहल है उसी पहल का हिस्सा है। हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, उसको मल्टीपल जगह से हम इंटरलिंक करते हुए कंटेंट एक जगह पे कंसोलिडेट करेंगे, ताकि फिर हमें बाहर नहीं देखना पड़े। अगर कुछ बाहर वैल्यूडेशन हो रहा है, कुछ नई बातें आ रही हैं, तो बस हम एड ऑन करते जाएंगे, है ना। तो जो आपको एक पेज का शॉर्ट नोट्स मिलेगा, उसमें ऐड ऑन करने की भी गुंजाइश रहेगी, स्पेस रहेगा। प्लस में पेज के दूसरे साइड में ऐड करिए। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि एक पेज में दोनों ही साइड भर गया, है ना, किसी कारण से, तो आप फिर एक पेज उसमें अटैच कर दीजिए, A4 शीट पेपर, और फिर वो ऐड ऑन करिए, है ना। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सप्ताह में 4 से 5 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सप्ताह में 4 से 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से सप्ताह में 4 से 5 टॉपिक, मतलब एक साल में 50-52 सप्ताह होते हैं, है ना। आप समझिए कि कितने हो जाएंगे हमारे पास। अगर 5 टॉपिक करके चलेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 200 से 250 कम से कम टॉपिक होंगे हमारे पास, ठीक है। और 200 से 250 टॉपिक बहुत होते हैं। ये इसलिए बहुत होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे ना, उसमें एक टॉपिक का कंटेंट जो है आपका दूसरे जगह पे यूज हो जाएगा। जैसे यही वाला जो टॉपिक है, भारत का विश्व व्यवस्था में स्थान, आप देखेंगे इसको इकोनॉमी के भी टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं, है ना। आईआर के डिफरेंट टॉपिक में आप यूज कर पाएंगे, एसए में यूज कर पाएंगे, है ना। तो जो कंटेंट रहेगा वो मतलब जरूरी नहीं है कि आप बस उसी टॉपिक में यूज करिए, आप मल्टीपल जगह पे यूज करेंगे। बार बार अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं मीन्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं सेम कंटेंट को, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम और अच्छे कंटेंट को कवर करें। अच्छे कंटेंट का क्या मतलब है? देखिए, अच्छे कंटेंट में है कि जो है रेलिवेंट पॉइंट हो काफी, है ना, बकवास पॉइंट नहीं हो, इधर उधर की बातें। ज्यादातर जगह पे मैंने देखा है जो हिंदी मीडियम के कंटेंट जो डिलीवर करते हैं वो यही करते रहते हैं काम, है ना। मतलब बहुत जेनरिक पॉइंट्स बताते हैं और इधर उधर की बातें बताते हैं, जबकि उसका रेलिवेंस नहीं है ना। तो जो रेलिवेंट बातें हैं जिससे नंबर आते हैं, उन्हीं बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप टॉपर्स के आंसर कंपेयर करिएगा, टॉपर्स के नोट्स कंपेयर करिएगा, उनमें जो बातें हैं ना, और जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, फिर आप देखिएगा कितनी सिमिलरिटीज है उन चीजों में। दूसरा, क्या इंक्लूड करेंगे हम? मैक्सिमम की टर्म इंक्लूड करेंगे, है ना। जो जो मुख्य शब्दावली है, जो मुख्य शब्द है विषय वस्तु का, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो इंक्लूड करेंगे ताकि आपके बेहतर नंबर आए, है ना। तीसरा, हम जो डिफरेंट रिपोर्ट्स रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमारे काम का है, वो इंक्लूड किया जाएगा इसमें, ताकि आप उसको आंसर में कोट कर सके। चौथा क्या रहेगा? वैल्यू एडिशंस, है ना, वैल्यू एडिशंस। तो हम डेटा वगैरह के थ्रू करेंगे ही, की टर्म के थ्रू। साथ में मैप, कुछ डायग्राम, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, है ना, तो वो इंक्लूडेड रहेगा। एक्सपर्ट का ओपिनियन, जिन्हें आप कोट कर सकें, है ना। जैसे कि इंटरनेशनल अगर अफेयर्स है, तो उसमें किसी किसे किसे कोट कर सकते हैं आप, जैसे कि एस जयशंकर, स्वयं विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, आप इनको कोट कर सकते हैं। फिर ब्रह्मचलानी, जो फॉरेन एक्सपर्ट, जो अफेयर्स के और एक्सपोर्ट है, जैसे एक्सपर्ट है, जैसे कि त्रिमूर्ति, टीएस त्रिमूर्ति, है ना, आप इनको कोट कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट एक्सपर्ट रहेंगे, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे डिस्कशंस के दौरान। और क्या फायदा होगा? ये इस तरीके से जो नोट्स का, इसमें देखिए रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन आपका तैयार रहेगा। जैसे इस टॉपिक में देखेंगे, यहाँ पे जो संदर्भ दिया है मैंने, आप उसी को इंट्रोडक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंक्लूजन 2 का कंक्लूजन लिखा है ना। और ऐसा नहीं कि ये कंक्लूजन जो है आप केवल इसी टॉपिक में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन आप ये कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। अभी आप कंटेंट देखेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बातें, है ना। तो देखिए, हमारा मॉडल यही रहेगा कि प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेज का हैंडआउट, है ना। और फिर उसको जो है 20 से 30 मिनट में लगभग हम खत्म करेंगे। और आगे जो अपडेट होते रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप ऐड करते रहिए। अगर कोई मेजर अपडेट होंगे तो फिर वो हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे।
ठीक है, जैसे कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। भारत का विश्व व्यवस्था में स्थान क्या है ना? तो विश्व व्यवस्था मतलब ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, और ग्लोबल ऑर्डर और फिर इंडिया का नेतृत्व, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, भारत का विश्व व्यवस्था में स्थान, कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें इंडिया का क्या स्थान है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, जो सिमिलर इस आयाम पे आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 2019 में जो आया हुआ है, वो है उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। इसमें यह कह रहा है, 2019 का क्वेश्चन है ना, इसमें यह कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के रूप में भारत एक कहता था कि हम उसका नेता है, अब भारत एक नई भूमिका के रूप में उभर रहा है, भारत की एक नई भूमिका बन रही है, और उस नई भूमिका में भारत का जो ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्वकर्ता की पहचान थी वो लुप्त हो रही है। देख रहे हैं आप कि जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, उसमें इंडिया का नेतृत्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, थीम उसी थीम के ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये उस थीम का एक कहेंगे सब डायमेंशन है बेसिकली, है ना। तो पहले तो आप एक थीम कवर करेंगे तब तो सब डायमेंशन की तरफ जाएंगे। तो ये हम थीम कवर कर रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर में है वो इंडिया का रोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, है ना, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न क्या है कि I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। सेम जो वैश्विक पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा I2U2 में भारत के शामिल होने के पश्चात। देख रहे हैं इंडिया इसके लीडरशिप के ऊपर, लेकिन फिर से सब डायमेंशन है। लेकिन पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ओवरऑल इंडिया का लीडरशिप के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है, तब तो आप फिर इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आज जो है इसी के ऊपर कवर करेंगे। ये जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उस पॉइंट्स को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। आप भरोसा मानिए बहुत बहुत जगह पे आप यूज कर पाएंगे और बहुत बेनिफिट रहेगा ये, है ना। ठीक है, हम एक एक करके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स बात कर लेते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर होता क्या है। देखिए ग्लोबल ऑर्डर का मतलब है कि शक्तियों का बंटवारा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो शक्तियां हैं वैश्विक रूप से किस तरीके से बंटवारा किया गया है, उसी को कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर। तो आप इसको जो है यूज भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में, इंट्रोडक्शन में, है ना। संदर्भ क्या है, देखिए संदर्भ ये है कि फॉरेन अफेयर्स जो पत्रिका है, फॉरेन अफेयर्स एक पत्रिका है, उसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि भारत को महान शक्ति बनने का भ्रम है बस, तथा तथा महान शक्ति बनने हेतु भारत के पास संसाधन की अपर्याप्तता है। इसने बहुत ज्यादा डिबेट शुरू कर दिया, है ना, भारत के संदर्भ में, और कई लोगों ने फिर आर्टिकल लिखा इसके ऊपर कि नहीं ये जो दावा है वो गलत है ना। भारत के पास ऐसा नहीं कि संसाधन अपर्याप्त है या भारत को शक्ति का बनने का भ्रम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भारत जो विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, है ना। पहले तो भारत की जो समृद्धि गाथा है ना, जो भारत की समृद्धि गाथा गाथा हम तो कहानी, भारत की समृद्धि गाथा है वो काफी तीव्र है। विश्व का जितना अभी ग्रोथ रेट है उसका 3 गुना भारत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो दिखाता है कि भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, आर्थिक शक्ति के रूप में। प्लस में चीन का जो ग्रोथ मॉडल है वो समयनीय नहीं है, लेकिन भारत का जो ग्रोथ मॉडल है वो समयनीय है। दूसरा कि भारत एक समय पे अकाल पीड़ित राष्ट्र हुआ करता था, और हरित क्रांति की मदद से भारत जो है अब नेट निर्यातक बन गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। वो भी दिखाता है कि भारत जो है विश्व एग्रीकल्चर सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान रख रहा है। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। जैसे कि आप देखिए नाम, 2 ब्लॉक के बीच में संतुलनकारी तो शक्ति थी। एक ब्लॉक था यूएसएसआर का, दूसरा ब्लॉक था यूएसए का, है ना, शीत युद्ध के दौरान। दूसरा अभी जब रूस यूक्रेन के बीच में जब संघर्ष विराम हुआ था, एक ग्रीन डील हुई थी, तब भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप ये सब एग्जाम्पल कोट करेंगे अपने आंसर्स में, है ना। तीसरा कि भारत जो है केवल एक सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति नहीं है, नैतिक शक्ति है। जैसे यूएसए देखिए, चीन देखिए, इनमें अभाव है, लेकिन भारत के पास एक नैतिक नेतृत्व है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत का नैतिक नेतृत्व दिखाता है। भारत ने वैक्सीन मैत्री शुरू करी थी पहल, वो भारत का नैतिक नेतृत्व दिखाता है ना। तो ये फिर एक भारत के पास विश्व शक्ति के रूप में उभरने का कारण है। फिर भारत विरोधाभासी परिस्थिति में प्रबंधन की क्षमता रखता है। जैसे क्वाड देखिए, क्वाड को कहा जाता है कि एंटी वेस्ट संगठन है, सॉरी एससीओ को कहा जाता है कि एंटी वेस्ट संगठन है ना, पश्चिम के विरोधी। और लेकिन साथ में भारत जो है क्वाड का भी सदस्य है, भारत एससीओ का भी सदस्य है और क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड जो है वो यूएसए डोमिनेटेड संगठन है ना। तो ये दिखाता है कि दोनों परिस्थितियों में भारत कैसे मैनेज कर रहा है। फिर भारत जो है तकनीकी महाशक्ति के रूप में भी उभरा है। वर्तमान युग को कहा जाता है एम्पायर ऑफ माइंड। आप आंसर्स में ये सब कोट करेंगे, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखना चाहते थे ऐसे ही लिखे, कोई इशू नहीं है। तो वर्तमान युग जो है एम्पायर ऑफ माइंड कहा जाता है। साइबर नेटेड जनरेशन की बात की जाती है अभी वर्तमान में, और भारत इस संदर्भ में एक डिजिटल शक्ति है ना। सिलिकॉन वैली में जितने शेरपा हैं, शेरपा कहने का मतलब है कि जो उसके नेतृत्व करता है गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, है ना, वो जो है मुख्यतः भारतीय हैं।
आप ऐसे ही वर्ड कोड करेंगे, सिलिकॉन घाटी के शेरपा जो है मुख्यतः भारतीय हैं, जब आप कोड करेंगे तो। आधार यूपीआई देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत कितना बड़ा आगे है उसमें, है ना। फिर 7 कि वैश्विक मानवीय प्रयास जो है ना, वैश्विक मानवीय प्रयास, उसमें भी भारत बहुत आगे है। जैसे कि वैक्सीन मैत्री की मैंने बात करी, है ना, इसने क्या किया कि विश्व स्वास्थ्य एजेंडा के संदर्भ में भारत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पे लेकर के आया। जलवायु परिवर्तन पे देखिए भारत का नेतृत्व, इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी प्रमुखता से जलवायु परिवर्तन की जो मुद्दे है उसे भारत अपने मतलब समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे प्रमुखता से रखता है। फिर भारत जो है प्रतिक्रियाशील नेतृत्व नहीं रखता है, अग्र सक्रिय वैश्विक नेतृत्व रखता है। भारतीय डायस्पोरा 31 मिलियन के करीब है, और ये भारतीय डायस्पोरा जो है वो पाकिस्तान के डायस्पोरा जैसा नहीं है, या चीनी डायस्पोरा जैसा नहीं है, या फिर मैक्सिको के डायस्पोरा जैसा नहीं है, बहुत प्रभावशाली डायस्पोरा है। आप देखिए ना कि ऋषि सुनक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, भारत के डायस्पोरा हैं, तो बहुत प्रभावशाली है भारतीय डायस्पोरा। फिर भारत का मानव संसाधन बहुत कुशल, है ना, जो सिलिकॉन वैली उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, आईआईटी से आईआईएम से जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं। ये भी दिखाता है कि भारत की शक्ति जो है, मानव संसाधन वैश्विक शक्ति का केंद्र बन रहा है। फिर भारत का सांस्कृतिक फुटप्रिंट बढ़ रहा है, भारत का देखिए धर्म, भाषा, मूल्य तीनों ही बढ़ रहा है। योगा को एक योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का अपनाना दिखाता है कि भारतीय जो सांस्कृतिक शक्ति है वो बढ़ रही है। फिर हिंद प्रशांत का बढ़ता महत्व, अब भारत जो है वो हिंद प्रशांत में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो जब भी हिंद प्रशांत की बात होगी तो क्या भारत के बिना बात होगी? नहीं बात होगी। तो वो दिखाता है कि भारत जो है विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है भारत के नेतृत्व के समक्ष में। हम देखते हैं चुनौतियां क्या है। तो देखिए सबसे पहली चुनौती है वैश्विक संरचनात्मक स्लोडाउन, है ना। विश्व आर्थिक आउटलुक जो आईएमएफ की रिपोर्ट निकलती है उसमें कहा गया है कि संरक्षणवाद बढ़ रहा है, और साथ में चीनी स्लोडाउन बढ़ रहा है ना। चीनी जो अर्थव्यवस्था है वो कम होती चली जा रही है। अब क्या आपको इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो लगभग 17% मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कर रहा है विश्व के, उसके स्लो डाउन से क्या विश्व की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या भारत पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। संरक्षणवाद से भारत की ग्रोथ भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे चीन जब ग्रोथ किया है, चीन की जब आर्थिक समृद्धि बढ़ी है, उस समय पे वैश्वीकरण का दौर था। अभी जो है विवैश्वीकरण का दौर है, तो भारत के लिए चुनौतियां ज्यादा है, इसकी शक्ति के उभार के रूप में चुनौतियां ज्यादा है ना। तो वही वैश्विक संरचनात्मक जो स्लोडाउन है एक बड़ी चुनौती है। फिर भारत की जो आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, स्थायित्व, विधि व्यवस्था, है ना, ये सब जो चुनौतियां हैं वो भारत के ग्रोथ को कम कर सकती हैं। विश्व शक्ति के रूप में उभार नहीं हो सकता इनका, है ना। मणिपुर क्राइसिस देखिए अभी आप, नक्सलवाद से हालांकि हम अभी तक काफी हद तक निपट रहे हैं इन चीजों से, है ना, और टारगेट भी है 2027 तक नक्सलवाद को खत्म करने का। फिर आता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, उसने 3 मुख्य चुनौतियां बताई भारत के लिए, जो इसे वैश्विक शक्ति बनने में रोक सकती है। देखिए ये जो मैंने बताया ना कि WEF 3 मुख्य चुनौतियां, आप ऐसे ही सेम लिखिए आंसर में, WEF की 3 मुख्य चुनौतियां भारत के ग्रोथ में। ये आपके आंसर्स को बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल करेगा। आप टॉपर्स के आंसर्स के कंपेयर करिएगा, है ना। 3 मुख्य चुनौती क्या क्या है? कुशलता और रोजगार, कुशलता देना इतनी बड़ी आबादी को, प्लस में रोजगार भी प्रोवाइड कराना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो समृद्धि में पीछे है, 60% जो जीडीपी है वो अकेले शहर से आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो समावेशन नहीं हो पाया है, तो उनका समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, संवहनीय भविष्य, जब तक आप क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आपका जो डेवलपमेंट है वो खतरे में रहेगा। तो कैसे फिर कोई देश जो है विश्व का शक्तिशाली देश बन सकता है ना। तो संवहनीय भविष्य ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिए। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत, अगर आप देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत का इंटीग्रेशन के संदर्भ में, तो एक 3 चीजों के ऊपर हम मापते हैं बेसिकली, है ना। सेवा में जो भारत का निर्यात है वो 4.6% है, वस्तुओं में सेवा का जो निर्यात है वो 2% है, एफडीआई में जो भारत का योगदान जो भारत रिसीव करता है वो मात्र 2.5% करता है। तो ये दिखाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत इंटीग्रेशन नहीं है भारत का, तो बिना इंटीग्रेशन के कैसे वैश्विक लीडर उभर सकता है। चीन का देखिए, जब इतना इंटीग्रेशन हुआ तब फिर वो विश्व लीडर के रूप में उभरा, है ना। यूएसए विश्व लीडर क्या मतलब इतना बड़ा इतने समय तक क्यों बना वो, है ना। क्या वो सैन्य बल पे केवल बना? नहीं, उसके पास आर्थिक शक्ति थी मेन, है ना। तो सारी शक्तियों के मूल में आर्थिक शक्ति, अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनेंगे तो फिर आप विश्व शक्ति बनने से पीछे रह जाएंगे, है ना। तो एक ये बड़ा कंसर्न है। फिर भविष्य की क्रिटिकल तकनीकी में भारत पीछे है, जैसे देखिए एआई में चाइना ने डीप सीक बना लिया, भारत का ऐसा कोई एआई अभी तक आया नहीं है। फिर आप देखेंगे वैश्विक जो अंतः चेतना है ना, वैश्विक कॉन्शियसनेस जो है, उसमें भारत को कम महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ग्लोबल साउथ से भारत दूर हो रहा है, वही जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, है ना, 2019 का क्वेश्चन। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ से दूर हो रहा है, क्योंकि नाम के समिट्स में भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उतना एक्टिवली।
भारत को कम महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है वो मानते हैं कि भारत जो है वो निर्णायक निर्णय नहीं लेता है ना। इजराइल की देखिए खुल करके आलोचना नहीं कर रहा है, रूस की देखिए खुल करके आलोचना नहीं कर रहा है ना, डिप्लोमेटिक बातें। तो फिर जो है विश्व कम तवज्जो देता है ऐसे राष्ट्र को। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। फिर भारत समक्ष 3 महत्वपूर्ण चुनौती है, और उसको कहते हैं 3T, है ना। टैरिफ वार, ट्रेड डाइवर्जन कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स वॉर हो रहा है ना, आपस में ट्रेड कर रहे हैं लोग। चीन जो है वो कुछ एक देशों के साथ ज्यादा ट्रेड कर रहा है, यूएसए जो है कुछ अदर देशों के साथ ज्यादा सहयोग कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो है वो वैश्वीकरण के खिलाफ जा रही चीजें। फिर तकनीकी एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इस ये भी एक भारत के समक्ष में बहुत बड़ी चुनौती है। फिर ऊर्जा निर्भरता, भारत जो है अपनी ऊर्जा का 80% अन्य देशों के ऊपर निर्भर है। अगर आपके पास एनर्जी सॉवरेनिटी नहीं है, ऊर्जा संप्रभुता नहीं है, तो आप कैसे एक विश्व शक्ति बन सकते हैं। कल कोई आकर के ऊर्जा आपका रोक दे तो आप समझिए ना कि आप तो बिल्कुल घुटने टेक देंगे। तो एक वो भी चुनौती है भारत को विश्व शक्ति के बनने के संदर्भ में। फिर अत्यधिक जनसंख्या, अगर भारत जनसंख्या का लाभांश नहीं ले पाया तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी, आपदा बन जाएगी, और वो एक भारत की विश्व शक्ति के संदर्भ में बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप बांग्लादेश क्राइसिस देखिए, नेपाल क्राइसिस देखिए, है ना। अगर आप युवाओं का प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो आपको पीछे खींचेगी, एक राष्ट्र के रूप में उभार नहीं सकता आपको। फिर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, चीन से जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है, वियतनाम से मिल रहा है। मतलब एक एक्सपर्ट है हैप्पीमैन जैकोब, है ना, जो द हिंदू में उनका आर्टिकल आता रहता है, वो कहते हैं कि जो चीन है उसकी नीति है कि भारत को दक्षिण एशिया में ही बॉक्सअप कर दे, इसीलिए इतना कंफ्लिक्ट बढ़ाते रहता है चीन, है ना, ताकि भारत जो है दक्षिण एशिया तक ही सीमित रह जाए। तो ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आता है सामाजिक दरार। अब देखें कि बहुत सारे जो है दंगे ऐसे हो रहे हैं, जातीय विभाजन हो रहा है, वो भारत के एक शक्ति के रूप में अच्छी बात नहीं है वो, है ना। एक मतलब बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो सकती है वो। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रति सुबेद्यता, वही WEF वाली बात, है ना। IPCC रिपोर्ट ने कहा है कि दक्षिण एशिया में भारत जो है वो अत्यधिक सुबेद्य है, ठीक है। फिर बड़ी शक्तियों द्वारा बाधा, जैसे कि चीन, यूएसए के द्वारा यूएनएससी में देखिए ना, एक मसूद अजहर को लेकर के चीन ने कितने बार मुश्किलें खड़ी कर दी जब उसको एक आतंकवादी डिजिग्नेट करना था। तो वो दिखाता है यूएनएससी में जो परमानेंट सीट है, चीन उसमें बाधा लगाता रहता है, यूएसए भी बाधा लगाता है। तो वो भारत की एक बड़ी शक्ति के उभार में ये सब महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के समझ अवसर नहीं है। देखिए, भारत के समझ जो अवसर वाला पॉइंट्स है कि वैश्विक नेता के रूप में बनने का क्या अवसर है, वो यही भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है ना, वही सारे पॉइंट्स यहाँ भी आ जाएंगे। जैसे कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि भारतीय जो आबादी है वो अलग अलग देशों में जाकर के काम कर रही है ना। तो भारत जो है वो विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, सेवा सेक्टर का हब बन सकता है, टेक्नोलॉजी का हब बन सकता है। ये अवसर है भारत की समझ कि वो नेतृत्व करे। फिर China+1 नीति जो कंपनियां अपना रही है निवेश करने के लिए, उसमें भारत जो है एक प्रमुख स्थान रखता है +1 में। फिर IMF ने कहा है कि भारत कनेक्टर देश है, बहुत देशों से जो सप्लाई चेन गुजर रहा है वो भारत उसमें एक महत्वपूर्ण कनेक्टर देश बन सकता है, जहां पे अलग अलग सप्लाई चेन को कनेक्ट कर सके वो। फिर भारतीय डायस्पोरा जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। अब देखिए यूएसए में समोसा कल्चर, है ना, भांगड़ा भांगड़ा हो गया, प्लस में जो गुजरात का डांडिया, है ना, ये सारे जो डांस किए जाते हैं वहां पे, बहुत सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, दिवाली वगैरह, वो भारत की शक्ति को तो बढ़ा ही रहा है, कल्चरल कैपिटल को। ये दिखाता है कि भारत जो है कल्चरल नेतृत्व करने में सक्षम है ना। फिर भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब भारत जो है उसके पास अपार अवसर हैं, वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो विश्व के आर्थिक फ्रेमवर्क को रेगुलेट कर सकता है, उसके विनिमय में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है। वो दिखाता है कि भारत के समझ अवसर है। फिर भारतीय सांस्कृतिक मूल्य जो वसुधैव कुटुंबकम का है, जबकि वर्तमान में जो विश्व है वो नेशन फर्स्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, सारा विश्व जो है परिवार है। ये दिखाता है कि कितना बड़ा नेतृत्व की पावर है हमारे पास, है ना। फिर विरोधाभासी, जो वर्तमान विश्व विरोधाभासी है, संघर्षमय है, जहां पे अलग अलग युद्ध चल रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, है ना, उसके संदर्भ में भी भारत ने दिखाया है नेतृत्व क्षमता। जैसे कि 18वीं जो G20 बैठक थी वो अत्यंत विभाजक परिस्थिति में हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है ना, अभी भी उस समय भी चल रहा था, उसमें भी सफल आयोजन किया भारत ने। तो वो दिखाता है कि भारत के समक्ष जो है वो है, नेतृत्व की क्षमता है ना। अब देख लिया हम लोगों ने कि अवसर क्या है, भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसके पक्ष में भी हम लोगों ने पॉइंट्स देख लिए, चुनौतियां भी देख ली। हम देखते हैं आगे की राह कि क्या ऐसा सुझाव हो सकता है जहां पे जिससे भारत जो है वो बेहतर नेतृत्व कर सके। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, सॉफ्ट पावर तब तक काम नहीं कर सकता, आपका कल्चरल कैपिटल तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास हार्ड पावर नहीं हो।
यूएसए की हॉलीवुड मूवी क्यों फैली? क्या केवल हॉलीवुड फिल्में ही बहुत अच्छी थी? ऐसा नहीं है। यूएसए का जो मिलिट्री था, है ना, यूएसए का जो इकोनॉमी था, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। फिर जो वहां पे जो हॉलीवुड फिल्में बनी, वो लोगों को फिर अट्रैक्ट करने लग गया, है ना। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का मिश्रण चाहिए, जिसको स्मार्ट पावर कहते हैं। तब जो है भारत एक बेहतर नेतृत्व कर सकता है। फिर अच्छा विनिर्माण, है ना, ये स्वयं गृह मंत्री ने कहा है कि रक्षा विनिर्माण जो है वो अत्यंत आवश्यक है, ताकि भारत जो है वो वैश्विक नेतृत्व कर सके। देखिए ना, ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम निर्यात कर रहे हैं, चीन देखिए कितना ज्यादा निर्यात करने लग गया। वो लक्षण है, जब आप डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं, ये लक्षण है कि आप वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं। फिर आर्थिक सशक्तिकरण, है ना, आर्थिक सशक्तिकरण सारी चीजों का मूल है। आपको विनिर्माण क्षमता बनना पड़ेगा। भारत को जो है विनिर्माण जो अभी 17% के आसपास है, उसको बढ़ा करके 25% तक करना पड़ेगा। विश्व का मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना पड़ेगा, तब जो है भारत जाकर के वैश्विक नेतृत्व बन पाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण का पॉइंट हो गया। फिर अग्र सक्रिय नेतृत्व, कई जगहों पे देखा है हम लोगों ने कि प्रतिक्रियाशील नेतृत्व रहा है, जहां पे भारत जो है वो बहुत देर से प्रतिक्रिया देता है किसी घटना को लेकर के, है ना। तो ये प्रयास छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एस जयशंकर जी ने कहा था कि भारत के संदर्भ में जो है वो डॉगमा ऑफ दिल्ली देखा जाता है ना, डोगमा ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स आते हैं ना, इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स, वो बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, वो बहुत रिस्क टेकिंग नहीं रहते हैं। तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, अग्र सक्रिय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, है ना। जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट वगैरह, वो आप सीधा कोट करके लिखेंगे आप इसको, है ना। फिर देखेंगे क्षेत्रीय सशक्तिकरण या क्षेत्रीय एकीकरण। ये स्वयं एस जयशंकर जी ने ही कहा है इस बात को भी, कि भारत जब तक इंटीग्रेटेड नहीं होगा, है ना, अन्य अपने आसपास के क्षेत्र से, तब तक वो विदेशी नेतृत्व मतलब विश्व का एक नेतृत्व नहीं बन सकता है। आप समझिए कि आपका रीजन जो है सार्क इंटीग्रेटेड नहीं है ना। बिम्स्टेक से आप बेहतर संबंध नहीं कायम कर पा रहे हैं, तो कैसे आप यूटिलाइज करेंगे उस पूरे रीजन की जो पॉसिबिलिटी है, जो रीजन का बेनिफिट है। और कैसे आप फिर, जब तक आप अपना क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप विश्व का नेतृत्व होने का दावा करेंगे, है ना। और क्षेत्रीय एकीकरण कहने का मतलब है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी खत्म होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के भारत जो है वैश्विक नेतृत्व देने में सक्षम होगा। नहीं तो आप सीमा विवादों में ही उलझे रहेंगे, है ना। फिर एस जयशंकर ने ही कहा है कि विदेश नीति जो है यथार्थवादी होनी चाहिए, है ना, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। आइडियलिज्म जो है, नेहरूवियन जो आइडियलिज्म कहते हैं, उसके आधार पे अगर आप विश्व नेतृत्व करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। प्लस में उभरते हुए जो वैश्विक आयाम है ना, उभरते हुए वैश्विक आयाम कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, 5G टेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पे भारत को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। अभी जैसे पेरिस हो रहा है ना, पेरिस एआई एक्शन समिट जो हो रहा था, जिसमें भारत जो पार्टिसिपेट भी किया था, है ना। और अगला पेरिस जो एआई एक्शन समिट है वो भारत में होने वाला है। तो इसी तरीके से भारत को पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे अलग अलग फोरम में। ठीक है, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट कि भारत को वैश्विक शक्ति बनने हेतु, है ना, नॉर्मली क्या करते हैं हम, वैश्विक शक्ति बनने हेतु भारत की जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जैसे कि भारत जो है एक बहुत बड़ा बाजार है, उसके ऊपर अत्यधिक जोर देते हैं। लेकिन जो भारत का लोकतंत्र है, विविधता है, जो भारत का समावेशी नवाचार मॉडल है, जैसे कि यूपीआई, आधार, इन सब के ऊपर कम जोर देते हैं। तो भारत को जो है अपने आप को विश्व में इन चीजों के ऊपर प्रमोट करने की जरूरत है ना, लोकतंत्र, विविधता, समावेशी नवाचार, इन संदर्भ में। और साथ में ही विकसित भारत 2047, आप इससे लिंक करते हुए कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखिए, विश्व में जो है ना अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। नॉर्मली जो है पहले यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, यूएसए डोमिनेट करता था सेकंड वर्ल्ड वार के पश्चात। हालांकि यूएसएसआर एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी राष्ट्र था, लेकिन यूएसए ही मेन डोमिनेट कर रहा था। अभी देखेंगे आप मल्टीपोलर है, यूनिपोलर है ही नहीं, यूएसए डोमिनेट कर रहा है ना। एक मिनट, यूएसए देखेंगे एक पोल है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पूंजीवाद, ठीक है, तथा नवाचार। चीन, चीन क्या दिखा रहा है, चीन दिखा रहा है कि देखिए पूंजीवाद से भिन्न भी विकास का मॉडल है। तो उसने ग्लोबल साउथ को दिखाया है कि देखो पूंजीवाद से भिन्न भी आप दूसरे मॉडल से विकास कर सकते हो, ये दिखा रहा है। रूस क्या दिखा रहा है, रूस आक्रामक सैन्य नीति दिखा रहा है ना, आक्रामक सैन्य पावर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 3 मॉडल हो गए। भारत को जो है इन सबका मिश्रण दिखाना पड़ेगा। इन सबका मिश्रण क्या है, भारत दिखा सकता है, देखो लोकतंत्र, विविधता, है ना, समावेशी विकास, ठीक है, नवाचार, है ना, लोकतंत्र, समावेशी विकास, नवाचार, ये सब जो चीजें हैं वो साथ में चल सकती हैं। तो भारत को यही विश्व स्तर पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जो है भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में और प्रबल दावेदार के रूप में उभरेगा, है ना। तो होपफुली मुझे लग रहा है आपको ये काफी हेल्प करेगा इस तरीके का
जो डिस्कशन है और इस तरीके का कंटेंट है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर। ऑलरेडी वो पीडीएफ शेयर किया था मैंने ग्रुप में। जो लोग पार्ट ऑफ ग्रुप नहीं है टेलीग्राम चैनल, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ है वो वहीं पे शेयर होता है। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं @बर्नवाल सर, है ना, आपको मिल जाएगा फिर वो चैनल, वहीं पे सारा कंटेंट जो है शेयर रहता है। थैंक यू सो मच।